नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 73 है, जो कि बेस्ड है इलेक्शन कमीशन पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं आप सभी से कहती हूँ कि पॉलिटी के क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर देखें, जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में पॉलिटी के क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। क्योंकि पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसके 20 से 25 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में पूछे ही जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस का डे बाय डे जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ उसको देखिए और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपने आंसर्स को मेरे आंसर देने से पहले कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, सो दैट कि आप खुद को भी रियलाइज़ होगा कि आप कितना अभ्यास कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 320, बी आर्टिकल 322, सी आर्टिकल 324, डी आर्टिकल 326। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 324। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर द इलेक्शन कमीशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग का प्रावधान है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 320, बी आर्टिकल 322, सी आर्टिकल 324, डी आर्टिकल 326। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 324। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 324, बी आर्टिकल 148, सी आर्टिकल 342, डी आर्टिकल 325, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 324। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट, टू कंडक्ट इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोक सभा एंड द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। सेकंड, टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर द म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। थर्ड, to make a decision on all the doubt and dispute arising from the election. Select the correct answer from the code given below. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय चुनाव आयोग के कार्य हैं? पहला, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पद के लिए चुनाव कराना। दूसरा, नगर पालिका एवं नगर नियमों के चुनाव कराना। तीसरा, चुनाव से उत्पन्न सभी शंकाओं एवं विवादों पर निर्णय लेना। तो नीचे दिए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? बताइए चौथे क्वेश्चन का। देखो, जो पहला कह रहा है कि द कंडक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, तो क्या इलेक्शन कमीशन इनके जो होता है इलेक्शन कराता? नहीं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो इनके इलेक्शंस को कराता है। ठीक है, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, ठीक है, और जो मेंबर ऑफ द हाउस होते हैं वो इनके इलेक्शंस में भाग लेते हैं। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर द म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नहीं, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ये काम करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा का टू मेक अ डिसीजन ऑन ऑल द डाउट एंड डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम द इलेक्शन, ये भी गलत, क्योंकि ये काम तो सुप्रीम कोर्ट करती है। तो ये तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 5. The functions of Election Commission of India are: first, to conduct all the elections of the Parliament and State Legislative Assembly. Second,
to conduct election for the post of president and vice president. Third, to recommend for president's rule in case of any state not in condition to hold or conduct free and fair election in any state. Fourth, to supervise, direct and control the work of preparing electoral list. क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेगा? भारत के चुनाव आयोग के कार्य हैं। पहला, संसद और राज्य विधानसभा के सभी चुनाव आयोजित करना। दूसरा, राष्ट्रपति एवं उस राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराना। तीसरा, यदि कोई राज्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। चौथा, चुनावी सूचियां तैयार करने के कारण का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। तो आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा जो होता है वो फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का। तो जो पहला स्टेटमेंट करेक्ट, टू कंडक्ट ऑल द इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कहे टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा कहे टू सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल लिस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के लिए ये कभी भी रिकमेंड नहीं करता है। तो पहला, दूसरा और चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा किस में है? ऑप्शन बी में है। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है? पहला, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। बी, conduct of all elections to the parliament and legislature of every state. C, to conduct the election of the office of president and vice president. D, to make provision with respect to election to legislature. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है, टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, ये इसका फंक्शन नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन से ए, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। सी, द मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। डी, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन? निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए, टू इशू नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। बी, टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्शन सिंबल्स। सी, टू सेटल द वैलिडिटी ऑफ इलेक्शंस। डी, टू कंडक्ट इलेक्शन पीसफुली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टू इशू नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। चुनाव की अधिसूचना जारी करना इलेक्शन कमीशन का काम या उससे संबंधित नहीं है। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द इलेक्शन सिस्टम हैव बीन अडॉप्टेड फॉर डिफरेंट इलेक्शन इन इंडिया? फर्स्ट, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। Second, system of proportional representation by a single transferable vote. Third, list system of proportional representation. Fourth, the cumulative voting system of indirect election. Choose the correct answer from the code given below. 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में विभिन्न चुनाव के लिए कौन सी चुनाव प्रणाली अपनाई गई है? पहला, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। दूसरा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तीसरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली। चौथा, अप्रत्यक्ष चुनाव की संचयी मतदान प्रणाली। तो नीचे दिए कोड से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि कौन कौन सा जो सिस्टम है वो इंडिया में अडॉप्ट किया जाता है। तो देखिए, पहला क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, ये बिल्कुल सही है कि एडल्ट सफरेज ही होता है हम लोग के यहाँ। और दूसरा क्या है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा जो है ये हम लोग प्रणाली लेते हैं अपने इलेक्शन प्रोसीजर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो ऑप्शन ए देखिए, 1 और 2। 9th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया? भारत में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन से ए, द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन। चुनाव की सिफारिश सरकार द्वारा की जाती है और चुनाव के लिए अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है। बी, द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन and the notification for election is issued by the Home Ministry at the center and Home Department in the state। चुनाव की सिफारिश चुनाव आयोग द्वारा की जाती है और चुनाव की अधिसूचना केंद्र में गृह मंत्रालय और राज्यों में गृह विभागों द्वारा जारी की जाती है। तीसरा, द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। चुनाव की सिफारिश चुनाव आयोग द्वारा की जाती है और चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति और संबंधित राज्यों के राज्यपालों द्वारा की जाती है। डी, बोथ द एक्सरसाइज ऑफ मेकिंग अ रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन एंड दैट ऑफ इशूइंग अ नोटिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इट एंड आर डन बाय द इलेक्शन कमीशन। चुनाव के लिए सिफारिश करना और इसके संबंध में अधिसूचना जारी करना दोनों चुनाव आयोग द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें सबको बताना है कौन सी प्रक्रिया है जो चुनाव के शुरू होने से संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव की सिफारिश चुनाव आयोग द्वारा की जाती है और चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति और संबंधित राज्यों के राज्यपालों द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन सी क्या करेगा? द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 10th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, who decide disputes regarding disqualification of member of parliament? संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? आपके ऑप्शन से ए, द प्रेसिडेंट, बी, द कंसर्न्ड हाउस, सी, द इलेक्शन कमीशन, डी, द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, while deciding any question relating the disqualification of a member of parliament, the president shall obtain the opinion of। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति को किसकी राय लेनी चाहिए? ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर आर्टिकल 103 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी की राय प्राप्त करनी होगी? आपके ऑप्शन से ए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बी, इलेक्शन कमीशन, सी, सुप्रीम कोर्ट, डी, अटॉर्नी जनरल। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इलेक्शन कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इफ इन एन इलेक्शन टू अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड लूजेस हिज डिपॉजिट, इट मीन्स दैट। यदि किसी राज्य विधानसभा के चुनाव में निर्वाचित घोषित उम्मीदवार अपनी जमानत खो देता है तो इसका क्या मतलब है? आपके ऑप्शन से ए, द पोलिंग वॉज वेरी पुअर, बी, द इलेक्शन वॉज फॉर मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, सी, the elected candidate's victory over his nearest rival was very marginal, D, a very large number of candidates contested। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, a very large number of candidates contested, मतलब कि बहुत ही बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है।
14th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, द डिसीजन टू डिस्क्वालीफाई द पर्सन डिक्लेयर्ड कॉन्विक्ट बाय द कोर्ट टू कंटेस्ट द इलेक्शन हैज बीन मेड बाय। न्यायालय द्वारा दोषी घोषित व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का निर्णय किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेकंड द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सी द इलेक्शन कमीशन और डी द पार्लियामेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाए बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द पार्लियामेंट। 15th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पार्लियामेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द राइट टू वोट इन इंडिया इज अ। भारत में वोट देने का अधिकार है। आपके ऑप्शन है ए फंडामेंटल राइट, बी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सी नेचुरल राइट, डी लीगल राइट। तो 16th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लीगल राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ। भारत में वोट देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? आपके ऑप्शन से ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बी फंडामेंटल राइट, सी लीगल राइट अंडर एन एक्ट, डी नन ऑफ द अबव। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लीगल राइट अंडर एन एक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ। भारत में वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए फंडामेंटल राइट, बी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सी नेचुरल राइट, डी लीगल राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लीगल राइट। ठीक है, 18th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, वोटिंग राइट बाय द यूथ एट द एज ऑफ 18 ईयर वॉज एक्सरसाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शन ऑफ। 18 वर्ष की आयु के युवाओं द्वारा मतदान का अधिकार पहली बार किस आम चुनाव में प्रयोग किया गया था? आपके ऑप्शन से ए 1987, बी 1988, सी 1989, डी 1990। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1989। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, द लोअर एज लिमिट ऑफ वोटर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स बाय। संघ और राज्य विधानमंडल के मतदाताओं की निचली आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आपके ऑप्शन से ए 57th अमेंडमेंट 1987, बी 68th अमेंडमेंट 1988, सी 61st अमेंडमेंट 1989, डी 65th अमेंडमेंट 1990। 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 61st अमेंडमेंट 1989। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, which constitutional amendment reduced the voting age from 21st year to 18 year? किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? आपके ऑप्शन से ए 63rd अमेंडमेंट, बी 62nd अमेंडमेंट, सी 61st अमेंडमेंट, डी 68th अमेंडमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 61st अमेंडमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is concerned with the 61st amendment of the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 61वें संशोधन से संबंधित है? आपके ऑप्शन से ए इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, बी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू एक्सटेंड प्रेसिडेंट रूल, सी लोअरिंग द एज ऑफ वोटर्स, डी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लोअरिंग द एज ऑफ वोटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्जिट पोल इज करेक्ट? एग्जिट पोल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन हैं ए, एग्जिट पोल इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट अ पोस्ट इलेक्शन सर्वे ऑफ वोटर्स रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स इन हुज फेवर दे हैड एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज। एग्जिट पोल एक शब्द है जिसका उपयोग मतदाताओं के चुनाव के बाद उन उम्मीदवारों के बारे में सर्वेक्षण को दर्शाने के लिए किया जाता है जिनके पक्ष में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। बी, एग्जिट पोल एंड ओपिनियन पोल आर वन एंड द सेम। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल एक ही हैं। सी, एग्जिट पोल इज अ डिवाइस थ्रू विच रिजल्ट ऑफ वोटिंग कैन बी मोस्ट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट। एग्जिट पोल एक उपकरण है जिसके माध्यम से मतदान के परिणामों की सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। डी, एग्जिट पोल इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइस मेड रिसेंटली बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन टू प्रिवेंट इम्पर्सनेट। एग्जिट पोल एक प्रशासनिक उपकरण है जिसे हाल ही में मुख्य चुनाव आयोग द्वारा प्रतिरूपण को रोकने के लिए बनाया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्जिट पोल संबंध में क्या कथन सही है? तो ऑप्शन ए देखिए, एग्जिट पोल इज अ टर्म यूज्ड टू डोनेट अ पोस्ट इलेक्शन सर्वे ऑफ वोटर्स रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स इन हुज फेवर दे हैड एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज। मतलब एग्जिट पोल एक शब्द है जिसका उपयोग मतदाताओं के चुनाव के बाद उन उम्मीदवारों के बारे में सर्वेक्षण को दर्शाने के लिए किया जाता है जिनके पक्ष में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द टोटल मेंबर ऑफ इलेक्टोरल इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2009 इन मिलियन? 2009 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या मिलियन में क्या है? तो आपके क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? 2009 का चुनाव में क्या था? आप लोग इसको करंट से अपडेट कर लीजिएगा। जो भी करंट चुनाव आने वाले हों, कभी बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। 2009 के चुनाव में 714 मिलियन के करीब वोटर्स थे लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 714 मिलियन, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिसेंट अमेंडमेंट to the election law by the Representation of the People Amendment Act 1996. First, any conviction for the offence of insulting the Indian national flag or the Constitution of India shall entail disqualification for contesting elections to Parliament and state legislature for 6 years from the date of convictions. Second, there is an increase in the security deposit which a candidate has to make to contest the election to the Lok Sabha. Third, a candidate cannot now contest election from more than one parliament constituency. Four, no election will now be countermanded on the death of a contesting candidate. Which of the above statement are correct? 25वें का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। एक बार इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा चुनाव कानून में हाल के संशोधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान का अपमान करने के अपराध के लिए कोई भी दोष सिद्धि चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता का कारण बनेगी। दोष सिद्धि की तारीख से 6 साल के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों में। दूसरा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को जो सुरक्षा जमा राशि देनी होती है उसमें वृद्धि हुई। तीसरा, एक उम्मीदवार अब से एक से अधिक संसद से चुनाव नहीं लड़ सकता है निर्वाचन क्षेत्र में। चौथा, अब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की मृत्यु पर कोई चुनाव रद्द नहीं किया जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है कि जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पहला स्टेटमेंट का कह रहा है कि एनी कॉन्विक्शन फॉर द ऑफेंस ऑफ इंसल्टिंग द नेशनल फ्लैग और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेल एंटेल डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसमें अगर कोई नेशनल फ्लैग का या कॉन्स्टिट्यूशन का इंसल्ट करता है तो उस कंटेस्ट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उस कंटेस्ट को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है
कि देयर इज एन इंक्रीज इन द सिक्योरिटी डिपॉजिट विच इज अ कैंडिडेट हैज टू मेक टू कंटेस्ट द इलेक्शन टू द लोकसभा। बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद से चौथा स्टेटमेंट क्या, अगर नो इलेक्शन विल नाउ बी काउंटर मैंडेट ऑन द डेथ ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट। बिल्कुल सही है, भी सही है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको भंग नहीं किया जाएगा। तो पहला, दूसरा, चौथा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 25वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहला, दूसरा और चौथा इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आईसीएस को। साथ ही साथ अपने सुझाव को भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम और भी बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।